जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जो दिवालिया होने के कगार पर था। ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं, बल्कि 1991 की असलियत है। आज हम उसी बड़े आर्थिक संकट को समझने वाले हैं जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1991 में। देखिए, ये कोई मामूली फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी। ये एक तरह की नेशनल इमरजेंसी थी। एक ऐसा मोड़ जो भारत का भविष्य तय करने वाला था। कोई देश दिवालिया कैसे हो सकता है, सवाल ही सुनने में अजीब लगता है ना। लेकिन 1991 में भारत इसी सवाल के मुहाने पर खड़ा था। चलिए समझते हैं कि हालात असल में कितने ज्यादा नाजुक थे। जी हां, सिर्फ 2 हफ्ते। सोचिए, भारत के पास अपने जरूरी सामान जैसे पेट्रोल और दवाइयां खरीदने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। मतलब देश इंटरनेशनल लेवल पर डिफॉल्ट करने से, दिवालिया होने से बस कुछ ही दिन दूर था। अब सवाल ये है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे। देखिए, ये संकट कोई रातों रात नहीं आया। ये तो कई सारी समस्याओं का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब एक के बाद एक कई चीजें गलत होती गईं और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से घुटनों पर आ गई। चलिए इन वजहों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत थी बढ़ता हुआ कर्ज। भारत ने विदेशों से इतना लोन ले लिया था कि अब उसे चुका पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। देश एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, ये विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है? इसे आप देश का इंटरनेशनल वॉलेट समझिए। इसी से हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं। और 1991 में हमारा ये बटुआ लगभग खाली हो चुका था। सीधी सी बात है, हमारे पास पेट्रोल, मशीनरी जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए डॉलर्स ही नहीं बचे थे। और इस आर्थिक संकट की आग अब आम आदमी के किचन तक पहुंच चुकी थी। खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के हर सामान की कीमतें आसमान छू रही थीं। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि परिवारों का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। और विडंबना देखिए, जिन सरकारी कंपनियों को देश की इकोनॉमी को सहारा देना चाहिए था, वो खुद एक बहुत बड़ा बोझ बन चुकी थीं। फायदा कमाना तो दूर, ये सरकारी खजाने को और खाली कर रही थीं। इससे हालात और भी बिगड़ गए। इसे अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो हिसाब कुछ यूं था कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। मतलब भारत एक्सपोर्ट करके जितना कमा नहीं रहा था, उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट पर खर्च कर रहा था। और इस भारी भरकम इम्बैलेंस ने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। और फिर वो दिन भी आया जब भारत को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दिवालिया होने से बचने के लिए देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। यह किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा हताशा भरा पल होता है। तो जब देश के अंदर सारे रास्ते बंद हो गए, तब भारत ने मदद के लिए दुनिया का दरवाजा खटखटाया। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने सिर्फ देश को बचाया ही नहीं, बल्कि उसकी इकोनॉमिक डायरेक्शन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भारत को $7 बिलियन का इमरजेंसी लोन तो दिया, डूबने से बचा तो लिया, लेकिन ये मदद मुफ्त नहीं थी। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत को अपनी पूरी इकोनॉमी को बदलने की सख्त शर्तें माननी पड़ी। ये जो शर्तें थीं, ये 2 तरह की थी। पहली, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, मतलब शॉर्ट टर्म फिक्स, तुरंत राहत के लिए। और दूसरी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी लॉन्ग टर्म प्लान, अर्थव्यवस्था में ऐसे बुनियादी बदलाव करना ताकि ये संकट दोबारा कभी आए ही नहीं। और बस यहीं से शुरू होता है भारत के आर्थिक इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय। जुलाई 1991 में आई नई आर्थिक नीति, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस नई नीति का जो पहला और सबसे अहम पिलर था, वो था उदारीकरण, यानी लिबरलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब था बिजनेस पर लगे फालतू के सरकारी कंट्रोल और नियमों को हटाना, ताकि बाजार को आजादी से सांस लेने का मौका मिले। और ये सुधार बहुत सोच समझकर किए गए। देखिए, उद्योगों को लाइसेंस राज से आजादी मिली, फाइनेंशियल सेक्टर में RBI का रोल बदला गया और प्राइवेट और विदेशी बैंकों के लिए दरवाजे खोले गए। टैक्स कम किए गए ताकि चोरी रुके और प्रक्रिया आसान हो, और फॉरेन ट्रेड पर लगी पाबंदियां हटा दी गईं। हर एक सुधार उस संकट की किसी न किसी जड़ पर सीधा हमला था। सुधारों का दूसरा बड़ा पिलर था निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन। इसका मकसद साफ था, जो सरकारी कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं, उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपना, ताकि उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस सुधर सके।
तो निजीकरण के पीछे कई बड़े मकसद थे। सरकार का वित्तीय बोझ कम करना, मार्केट में कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ाना, और सबसे जरूरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को भारत लाना। ये उन इनएफिशिएंट सरकारी कंपनियों की समस्या का एक सीधा जवाब था। और आखिर में आता है तीसरा पिलर, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब था भारत की इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल देना। अब भारत ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार था। और ग्लोबलाइजेशन ने भारत के लिए, आप कह सकते हैं, संभावनाओं का एक नया आसमान खोल दिया। इससे क्या उम्मीद थी? यही कि देश में रोजगार के नए मौके बनेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा और भारत दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ कुछ पॉलिसीज में बदलाव नहीं था, ये भारत का एक बंद सरकारी कंट्रोल वाली इकोनॉमी से एक खुली बाजार पर आधारित इकोनॉमी बनने का एक ऐतिहासिक सफर था। जैसा कि ये कोट साफ साफ कहता है, संकट ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को जन्म दिया, यानी ये वो बदलाव था जो मजबूरी में जरूरत की वजह से पैदा हुआ था। तो एक संकट ने भारत को अपनी इकोनॉमी खोलने और दुनिया से जुड़ने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसके बाद क्या हुआ, इन सुधारों का भारत पर क्या असर पड़ा और उनकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे चल रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।